हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको CFTC भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए एक और मॉडल था। उससे पहले हम लोगों ने जो किया है, या शुरू में जो सबसे पहले मॉडल आया था वो था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का। उसके बाद आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर लास्ट में आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है पहले वो बताती हूँ कि वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आप लोगों को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मेटल होती है और एक लिगेंड होती है। तो मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन है वही एक्सप्लेन किया गया है किसी भी थ्योरी में, ठीक है, चाहे वो ये वाली हो, कोई भी तीनों में से थ्योरी हो, उसमें मेटल और लिगेंड्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है वो एक्सप्लेन किया गया है और उसके फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्नर ने थ्योरी दी थी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स के इंट्रैक्शन को बताने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा इंट्रैक्शन बताया था? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसा ही बोला था उन्होंने, कोई नाम नहीं लिया था कि कौन सा बॉन्ड होता है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। उन्होंने क्या बताया, पाउलिंग और स्लेटर ने जो दी थी, उन्होंने बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट करेक्टर या कोऑर्डिनेट करेक्टर बताया गया, इसीलिए इन कंपाउंड्स का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी रखा गया है, या हम लोग बोल देते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के बारे में बताती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जो मॉडल है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, उन्होंने बताया कि मेटल और लिगेंड्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली आयनिक है। आयनिक का मतलब है कि उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए या कोई चार्ज होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही तो आयनिक इंटरेक्शन लगेगा। तो उसमें जो मेटल होती है वो तो एक पॉजिटिव आयन बनती है ना। आपको पता है हमेशा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, या वो न्यूट्रल भी हो सकती है, तब भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो मेटल जो है वो डी ब्लॉक की मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं क्योंकि उनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहती है। और नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज किसके पास आता है? लिगेंड के पास। तो मेटल जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की तरह आती है, और जो लिगेंड होता है वो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो नेगेटिव आयंस कौन कौन से हो सकते हैं? जितने भी लिगेंड्स आप लोगों ने पढ़े, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, बहुत सारे जो है नेगेटिव लिगेंड्स हो सकते हैं। या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें डाइपोल होना ज़रूरी है, जैसे कि वाटर या अमोनिया। तो वाटर में आपको पता है कि वाटर एक डाइपोल वाटर में जनरेट होता है। कैसे होता है कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? वी शेप है ना, वी शेप एंगुलर है। तो इसका जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? पोलर। तो पोलर की वजह से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रहते हैं। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नेट डाइपोल जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से वाटर या अमोनिया ये सभी जो है वो पोलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें लिगेंड जो है वो नेगेटिव पॉइंट का काम करते हैं और मेटल जो है वो पॉजिटिव पॉइंट का काम करती है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मैं कहूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो ये तो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अभी तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ये 2 पॉइंट हुए, ठीक है ना। ये मैं आपको नोट्स में भी अभी बता दूंगी सारा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जब आते हैं तो अब देखो क्या हुआ। तो पहला पॉइंट हुआ कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरी बात कि मेटल एक्ट एज अ पॉजिटिव पॉइंट एंड द लिगेंड एक्ट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो ये 2 बातें हुई। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो है वो क्या लगेगा? इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पर जो है वो नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। लेकिन इसी के साथ इसमें एक और इंटरेक्शन लगेगा। इसमें 2 तरह के इंटरेक्शन बनते हैं। पहला इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और दूसरा इंटरेक्शन लगता है रिपल्सिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्सेस क्यों लगते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस इसलिए लगते हैं कि मेटल की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि मैं डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बोल देती हूँ। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होता है। जो बॉन्ड बनेगा, जो भी इंटरेक्शन होगा वो मेटल की डोर, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और मेटल और लिगेंड एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, और मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस। ये बात समझ में आ गई? तो 2 फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से तो मेटल और लिगेंड एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन लग जाएगा। और इनकी वजह से क्या होगा, किनकी वजह से, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सिव फोर्स लगे हैं उसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल डिपेंड कि लिगेंड मेटल के पास किस साइड से आ रहे हैं। भाई पूरा ये मेटल है, मेटल के चारों ओर पूरा एक स्फीयर जनरेट हो जाएगा, तो इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन किस साइड से आ रहे हैं इस पर डिपेंड करती है इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। फील्ड, इस पर अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है, या तो फुल क्वेश्चन आ जाएगा है ना, और या फिर शॉर्ट नोट। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो 3 तरह से होगी। अगर वो ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्टेट में आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बने, या फिर लिगेंड्स इस तरीके से आते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बने, और या फिर लिगेंड इस तरीके से आए कि स्क्वायर प्लेनर बने। ठीक है, तो अगर ऑक्टाहेड्रली आते हैं तो फिर वो, अब हम पहला वाला कर रहे हैं, 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें, 2 और 3, तो 3 शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन स्क्वायर प्लेनर। फिर उसकी हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी निकालेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो इसको करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड किधर से आएंगे। ये देखो, ये रहा मेटल। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, मैं मेटल को सेंटर में लिख देती हूँ। तो देखो, एक लिगेंड तो यहाँ पर मेटल से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इधर से बनाएगा, तीसरा इधर से बनाएगा, और एक इधर से आएगा। 4 लिगेंड तो इधर से आएंगे, और 2 लिगेंड आएंगे ऊपर नीचे से। यही तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं देखती हूँ कि मेटल में ये इलेक्ट्रॉन्स किधर से आ रहे हैं, ये जो लिगेंड्स है। तो मेटल ये रही, तो मैं इसमें अगर एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊँ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है। तो तुम लोग ध्यान से देखो, तो ये देखो एक्स एक्सिस की तरफ से लिगेंड आ रहे हैं। लिगेंड किधर से आ रहे हैं, ये रही एक्स एक्सिस। फिर यहाँ से देखो तो ये रही वाई एक्सिस, और इधर से देखो तो ये जेड एक्सिस। इसका मतलब है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड्स कम फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सिस। ठीक है, कौन कौन सी एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और जबकि मेटल की ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, अब ये देखते हैं। तो मेटल की ऑर्बिटल्स, मेटल की डी ऑर्बिटल्स देखते हैं अब हम लोग, मेटल की डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। डी ऑर्बिटल्स जो है टोटल कितनी होती हैं, 5। इनके नाम क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल्स होती हैं ये होती हैं प्लेन्स में, और इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये होती हैं एक्सिस पर। ये कहाँ पे होती हैं, ये होती हैं इन द प्लेन्स, और ये होती हैं ऑन द एक्सिस। ये एक्सिस पर प्रेजेंट होती हैं। अब आप लोग बता सकते हो, अगर लिगेंड एक्सिस की साइड से आ रहे हैं तो वो वाली ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर प्रेजेंट है, कौन सी वाली प्रेजेंट है एक्सिस पर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर लिगेंड उनके इलेक्ट्रॉन्स में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रॉन्ग रिपल्सन जनरेट होगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। जबकि जो ऑर्बिटल्स प्लेन्स में प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स जो वो लिगेंड से दूर रहेंगे। भाई इसमें तो बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, जबकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के इधर है तो लिगेंड कहीं दूर प्रेजेंट होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन से इनका इंट्रैक्शन कम होगा, तो इनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव फोर्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना इन वालियों पर होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखो मैं इसको बनाकर भी दिखा देती हूँ। अगर मैं इसी में देखें, देखो जो हमने कल स्ट्रक्चर पीछे बनाया, इसको देखो कि वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर प्रेजेंट है, आपको पता है वो डबल शेप होती हैं, तो एक्सिस पर प्रेजेंट होंगी तो वो यहीं पर होंगी, ठीक मेटल से जुड़ी हुई होंगी, तो कुछ इस तरीके से होंगी। एक्स वाई जेड एक्सिस पर होंगी, तो ये एक्स और वाई एक्सिस की बन गई, और ये जेड एक्सिस पर। तो ये वाली ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट लिगेंड के कांटेक्ट में आ रही हैं। अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वो ऑर्बिटल जो प्लेन्स में प्लेन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो प्लेन्स यहाँ पर हैं,
तो ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्लेन्स में प्रेजेंट होंगी। कौन सी? DXY, DYZ और ZX प्लेन्स में होंगी कहीं यहाँ पर। तो ये एक्सिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, तो इन पर इतनी तेज़ी से, और लिगेंड कहाँ पर है? देखो यहाँ पर होगा, या फिर लिगेंड होगा यहाँ पर, या फिर लिगेंड होगा यहाँ पर होंगे सारे के सारे लिगेंड। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं जो प्लेन्स में हैं वो लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर लिगेंड का इंट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, और जो यहाँ पर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी उसमें लिगेंड का रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो इनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। मेटल की वो वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट है, मींस एक्सिस पर प्रेजेंट, उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो मेटल के जो प्लेन्स में प्रेजेंट है उनकी एनर्जी उतनी नहीं बढ़ेगी बल्कि थोड़ी घट जाएगी। जबकि शुरू में जब लिगेंड इनके पास आना शुरू होंगे, भाई अभी तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेटल है, जब लिगेंड इनके पास आना शुरू होंगे तो सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, मेटल एक एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, और बाद में क्या होगा कि वो वाली ऑर्बिटल जो एक्सिस पर प्रेजेंट है उनकी एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और जो प्लेन्स पर प्रेजेंट है उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी वो बताती हूँ। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो मैं एक डी ऑर्बिटल बनाती हूँ, यहाँ पर मैं अब इसको बॉक्स डायग्राम में बनाती हूँ। 1 2 3 4 टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स बन गई। तो स्टेप 1 है, अभी ये मेटल जो है वो अभी इंडिपेंडेंट है, अभी इसके कांटेक्ट में लिगेंड नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके कांटेक्ट में आएंगे तो इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। 1 2 3 4, तो ये ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कहलाती हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है जब 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, सेम एनर्जी में है अभी ये सारी की सारी। कैसी है इनकी एनर्जी? सेम है सबकी। और यहाँ भी अभी ये डीजेनरेट नहीं, लेकिन स्टेप 2 में ये एक्साइटेड हो जाती हैं। एक्साइटेड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कौन सी वाली? डी ऑर्बिटल्स हैं ये, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। और स्टेप 2 में ये हो गया। अब जब मेटल के पास लिगेंड बहुत पास आ जाएगी, अभी ये पास आए हैं तो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई, लेकिन जब पास में आ गए तो वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर प्रेजेंट है उनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, और वो जो प्लेन्स पर प्रेजेंट है उनकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्लेन्स पे कौन कौन सी थी बताओ? DXY, DYZ और ZX। तो 3 तो नीचे थी, नीचे आ जाएंगी, और वो जो एक्सिस पर प्रेजेंट है वो 2, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इनका नाम है DX² Y² और DZ², और ये हो गई DXY, DYZ और DZX। इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेटेड, T2G, और इनको बोलते हैं EG। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो टोटल एनर्जी जो बढ़ती है, टोटल एनर्जी वो जो गैप है वो 10 DQ के बराबर होता है। टोटल एनर्जी गैप जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पर मैं सारा एनर्जी गैप भी सब समझा दे रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को बनाने भी हैं डायग्राम। 10 DQ के बराबर है, या इसी को डेल्टा O भी बोलते हैं। डेल्टा O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा का मतलब एनर्जी गैप। तो ये 1 डेल्टा O भी कहला सकता है। मतलब अब देखो जो एनर्जी कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है, तो जो 10D है, 10 DQ, उसमें से 4 DQ एनर्जी तो कम होती है। मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन नीचे एंटर करेगा नीचे वाली साइड में, तो 4 DQ एनर्जी उस क्रिस्टल, उस कॉम्प्लेक्स की कम हो जाएगी। ठीक है, -4 DQ भी बोल सकती हूँ मैं इसको। जब भरूंगी मैं, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -4 DQ एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा EG में तो फिर +6 DQ, 6 DQ एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं +6 DQ और -4 DQ, इस तरीके से उसकी इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया? एक बार आप नोट्स भी देख लो सारे। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। गिवन बाय द बेथे एंड ब्लैक, इस थ्योरी को दिया था। इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। फिर दिस थ्योरी कंसीडर्ड द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसमें जो लिगेंड्स हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये बता दिया मैंने। देयर इज़ अ अट्रैक्शन। अब दूसरी बात मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल और लिगेंड, उन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन लगता है, और उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में अलग अलग तरीके से होती है। फिर उसके बाद में आप जो नई हेडिंग डालोगे वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डालकर जो मैंने बताया वो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। मैं नोट्स शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ये पूरा यहाँ तक तैयार कर लो।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको पूरा समझाऊंगी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो 2 तरह से होती है। ठीक है, चलिए।